वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है नेहा, जिन्होंने इस साल की यूपीएससी में 260 रैंक को सिक्योर किया है। आज हम उनसे जानेंगे कि उनकी यूपीएससी की जर्नी कैसी रही और उनका ये जर्नी के बारे में जो आने वाले एक्सपीरियंस है उनको उनके क्या एक अपना गाइडेंस दे सकती हैं। वेलकम टू ओनली आईएएस नेहा। Hello everyone, this is Neha Byadwal, rank 260 in UPSC CSE 2021. Today I'm here to share a few tips with you all guys. My journey of 3 years starting from 2019 has been full of ups and downs as every UPSC aspirant experiences. So I had a few bad moments and good moments. The journey has been stressful, definitely, which is same for everyone. But it gave me a new personality. It developed me into a new person that I am today, and I am thankful for this journey. ओके जी, हाँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आईएएस का थॉट फर्स्ट टाइम आपके माइंड में कब आया कि मुझे आईएएस के लिए जाना है या मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है? सर, यूपीएससी का सपना मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे दिया था, एज मोस्ट ऑफ देयर पेरेंट, मोस्ट सबकी पेरेंट्स ही उनको देते हैं। करेक्ट। मुझे भी ये सपना मेरे पेरेंट्स ने ही दिखाया था। तब मैं स्कूल में थी, तब हमें इतना आइडिया नहीं होता था, तो तब उन्होंने ही मुझे बताया था कि यूपीएससी क्या होता है, ऑफिसर क्या होता है। तो वहां से मेरा इंटरेस्ट चालू हुआ। तो स्कूल में भी फिर मैंने उस चीज को परस्यू किया कि मुझे यही करना है। तो ओवर द इयर्स वो मेरे में बिल्डअप होता गया कि मुझे यूपीएससी करना है, मुझे एक ऑफिसर बनना है। पहले मेरा था कि मुझे एक ऑफिसर बनना है। फिर जब मैं कॉलेज में गई तब मैंने और इस बारे में पढ़ा, तब मुझे ऐसा हुआ कि मुझे यूपीएससी ही क्लियर करना है। तो मेरे सपने भी कुछ ऐसे थे, तो मेरे को फिर उसमें काफी हेल्प मिली। So now you secured 260 rank. Now you cleared this examination. तो अब कैसा आपको लग रहा है कि हाँ, मतलब आपके पेरेंट्स अब कैसा फील कर रहे हैं कि हाँ, हमने जो अपने बच्चे को एक बताया था एक ड्रीम के बारे में, नाउ शी हैज क्लियर्ड, सो हाउ दे आर फीलिंग एंड हाउ यू आर रिसीविंग दिस? सर, इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। मेरे पेरेंट्स बहुत ओवरवेल्म्ड हैं, बहुत खुश हैं, और वो जो खुशी के आंसू है वो तो उनको आए थे। तो दे आर वेरी प्राउड, दे आर वेरी हैप्पी, एंड दे आर रिलीव दैट आई हैव अचीव्ड व्हाट आई वांटेड टू बिकम सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो अब वो बहुत खुश है, और उनको देख के ही मेरे को वो खुशी और वो जो रियलाइजेशन है वो और स्ट्रांग होती है। तो मैं उनको देख के मैं भी बहुत खुश हूँ, और मेरी जो भी 3 साल की जो भी मेहनत थी, आई फाइनली वो एक मुझे कहीं सक्सेस की तरफ उन्होंने किया है। तो मैं भी बहुत खुश हूँ। ग्रेट। सो आपने ये जर्नी स्टार्ट कैसे करी, मतलब आपने कैसे ये फाइनलाइज किया कि ओके दिस ये एग्जाम ऐसी होती है, इसके ये स्टेजेस हैं, मैं ऐसे ऐसे एग्जाम को अप्रोच करूंगी, या कोई आपका कोई पहले से कोई गाइडेंस आपके पास अवेलेबल था, या फैमिली में कोई बैकग्राउंड ऐसा है कि आपको गाइडेंस कर रूपा, या फ्रेंड्स होते हैं आजकल, खासकर आईआईटी में बहुत सारे फ्रेंड सर्कल ऐसा होता है जो सीएससी को लेकर डेडिकेटेड होता है। तो आपने कैसे अपना जर्नी को स्टार्ट किया? कॉलेज तक तो मैंने कुछ किया नहीं था यूपीएससी के लिए। मैंने सोचा ही था, मैंने डिसाइड किया कर लिया था कि मुझे यूपीएससी करना है, विच इज अ वेरी बिग डिसीजन टू मेक, यूपीएससी करने का। तो मैंने कॉलेज में तो बस सोचा था कि मुझे यूपीएससी करना है। उस टाइम पे मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा नहीं था, मेरे कोई भी दोस्त ऐसे नहीं थे जो यूपीएससी की तरफ जा रहे थे। सब जॉब करते या फिर हायर स्टडीज के लिए गए थे। तो मेरे साथ उस टाइम कोई नहीं था। मेरा एक फ्रेंड था, हम दोनों ने पढ़ाई साथ स्टार्ट करी थी जब हम, लेकिन वो भी कॉलेज में नहीं, वो हम जब दिल्ली आए थे तब हमने स्टार्ट करी थी साथ में। और फिर इवेंचुअली जब और पढ़ने लगे और लोगों से मिलने लगे, जब मैं दिल्ली आई तब मैं और लोगों के कांटेक्ट में आई। तो तब उन्होंने मुझे थोड़ी थोड़ी हेल्प करी। सर, फैमिली में तो ऐसा कोई बैकग्राउंड है नहीं, कोई पहले से है नहीं। मेरी सिस्टर है, तो वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में है, तो उसको देख के मोटिवेशन जरूर मिला है मुझे, हर और सपोर्ट मिला है हर तरह से। पर आईएएस हमारे घर में ऐसे बैकग्राउंड है नहीं अभी तक। तो जर्नी मैंने खुद से ही स्टार्ट करी, बट डाउन द लाइन मुझे फिर कुछ लोगों से मैं कांटेक्ट में आई हूँ, मेरे फैमिली में भी और मेरे दोस्त भी, और जो कॉलेज के ऑलरेडी जो पास आउट्स हैं उनसे। तो उन्होंने भी फिर मुझे बहुत हेल्प करी है, और फिर जो टीचर्स हैं और हैं उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया है। ग्रेट। तो अब आपके सिस्टर को जब पता चला कि आपने एग्जाम क्लियर कर ली तो उनका रिएक्शन कैसा रहा? सर, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि एक तो बच्चे तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, पर उनकी फैमिली उनके साथ स्ट्रगल करती है।
तो मेरी भी फैमिली, मतलब ये 3 साल उन्होंने मेरे साथ साथ, उन्होंने मुझे पढ़ते हुए देखा है, सब कुछ करते हुए देखा है। तो इट्स लाइक कि मेरी जर्नी उनकी जर्नी ही थी। तो जब उनको ऐसे लगा कि हाँ, तो उनको ऐसा लगा कि हमारे ही अचीवमेंट है, हमने ही कर दिखाया है। तो मेरी सिस्टर तो खुद बहुत ज्यादा ही खुश थी कि हाँ मैंने ये कर दिया, क्योंकि शी ऑलवेज वांटेड मी टू बिकम एन ऑफिसर। तो अब जब वो मुझे देखती है ऐसे, तो वो तो बहुत ज्यादा ही खुश होती है, क्योंकि वो एज अ मेरी सेकंड मदर ही है। तो ग्रेट ग्रेट। सो आपने ये एग्जाम सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर करी, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में आप बताइए कैसा, क्या मतलब आपको लगा कि कुछ कमी रह गई, या फिर ये हमने ने लेक करा अपनी अटेम्प्ट में, या ये क्लियरिटी नहीं थी, ऐसा क्या था? फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने कोचिंग के बाद ही जस्ट दिया था। 2019 में मैंने कोचिंग स्टार्ट करी, फिर उसके बाद में मैंने जस्ट कोचिंग खत्म होते ही एग्जाम दिया था। ओके। और उसी टाइम में फिर कोरोना आ गया था 2020 में, और मई 2020 में एग्जाम था, पर वो एग्जाम भी थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया था। तो ड्यूरिंग ऑल दैट डिस्टरबेंस, और मेरी जस्ट कोचिंग खत्म ही हुई थी, तो वो जो मेरे को टाइम चाहिए था खुद को एनालाइज करने का, या खुद से मेरे को बिल्डअप करने का, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने पहली बार वो चीजें पढ़ी थी। तो मेरे में काफी सारी कमियां थी, मैंने बहुत सारी चीजें नहीं करी थी फर्स्ट टाइम में, तो इसलिए मेरा फिर क्लियर नहीं हुआ था। पर मुझे मुझे खैर पहले से पता ही था, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ रखी थी, मुझे बहुत कुछ करना था उसके आगे। तो फिर उसके बाद, उस अटेम्प्ट के बाद, फिर मैंने अपना आगे की पढ़ाई चालू कर दी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में ऐसा आपने ऐसी कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो करी या एक अप्रोच लिया कि सेकंड अटेम्प्ट ही मतलब इसी अटेम्प्ट में निकालना है? तो हर व्यक्ति हर अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ लर्न करता है, तो आपने पहले पिछले अटेम्प्ट से कुछ लर्न किया, फिर एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बनाई, अप्रोच लिया, और सीधे आप इस बार आपने प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तीनों को एक ही रो में क्लियर कर दिया। सो वो क्या पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी थी आपकी? सर मेरी तो स्ट्रैटेजी यही थी, क्योंकि पिछली बार मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ रखी थी, और मैं प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को अलग अलग मानती थी पहले, कि ये दोनों अलग अलग से प्रिपेयर करना है, पहले प्रीलिम्स की फिर मेंस की। पर इस बार मैंने क्या, जैसे मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ उसके बाद मैं सीधा मेंस की तैयारी करने लगी थी, क्योंकि मेंस का में ज्यादा मटेरियल है पढ़ने को, ज्यादा करेक्ट। कवर करते हो। तो जी। मैंने फिर मेंस की तैयारी चालू करी फुल स्विंग में। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं मेंस की तैयारी करूंगी, और जब प्रीलिम्स था 2021 का अक्टूबर में, तो उसके 1.5 1.5 मंथ्स पहले मैंने फिर प्रीलिम्स को पूरा फोकस दिया। तो उससे पहले मैं मेंस की तैयारी कर रही थी, मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज लिखी, उसके सारे सब्जेक्ट्स देखे। और उसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि मैंने पिछली बार मैंने जैसे लोग बोलते हैं कि सिलेबस पढ़िए आप अच्छे से पूरा, तो मैंने पिछली बार सिलेबस को भी नहीं देखा था कि क्या है क्या नहीं है, मैंने बस पढ़ाई चालू कर दी थी। तो इस बार सबसे पहले मैंने सिलेबस देखा, उसके अकॉर्डिंग मैंने, पिछली बार मैंने मटेरियल कंसाइज नहीं किया था, इस बार मैंने अपने रिसोर्सेज भी कुछ लिमिटेड रखे कि इतना ही पढ़ना है बस, खुद को ग्रेट। कॉन्फिडेंस है कि इतना ही पढ़ना है मुझे, इससे ज्यादा पढ़ूंगी तो मेरे से होगा नहीं। फिर तीसरी चीज मैंने ये करी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है, मैंने लास्ट टाइम वो नहीं किए थे, मैंने उनको लाइटली ले लिया था। तो इस बार मैंने डेडिकेटेड तरीके से उनको अच्छे से किया, सारे पेपर्स को किया मैंने, राइट फ्रॉम 2004 से लेके मैंने सारे प्रीलिम्स के पेपर किए। तो उससे तुम्हारा माइंडसेट भी फिर प्रीलिम की तरह हो जाता है, और तुम्हें पता चल जाता है कि क्या क्या पढ़ना है। उसके अलावा सर न्यूज़पेपर रीडिंग तो हम करते ही है, तो उसको मैं और अच्छे से करने लगी कि हाँ मतलब मेरा माइंडसेट उस तरह से हो जाए, क्योंकि मैं यूपीएससी के पेपर देखती थी रेगुलरली। और एक और चीज मैंने ये रियलाइज करी कि पिछली बार मैंने टेस्ट कम दिए थे, और फिर मैंने टेस्ट से कुछ लर्निंग्स भी नहीं ली, मैंने बस टेस्ट दे के छोड़ दिए। तो इस बार मैंने किया कि टेस्ट दिए मैंने, फिर उनको एनालाइज किया, और उनमें से जो चीजें मुझे नहीं आती उनको मैंने फिर दोबारा रिवाइज किया टेस्ट में जाके ही, जस्ट बिफोर माई एग्जाम मैं अपनी गलतियां रिवाइज करती थी एक्चुअली। तो उस ग्रेट। गलती से फिर मुझे पता चलता था कि मुझे क्या नहीं करना एग्जाम में। तो उन्होंने एवरेज कितना मार्क्स दे दिया आपने प्रीलिम्स के पहले? सर ऐसे तो मेरे पास कोई काउंट नहीं है, बट आई वुड से मैनी, मतलब मैंने काफी सारे टेस्ट दिए होंगे, अराउंड 50-60 टेस्ट दिए होंगे मैंने। तो आई यूज टू गिव 1 टेस्ट एवरी डे बिफोर प्रीलिम्स। तो कभी कभी मैं 2 भी देती थी। तो पर मेरा एक टेस्ट मैं हमेशा देती थी 1.5 मंथ्स पहले। ओके। तो नेहा, जैसे प्रीलिम्स हमें अप्रोच करता है, प्रीलिम्स की जो डेट आने लगती है, जैसे अभी 5 तारीख को है, फिर सडनली एक इंसान एक्सपीरियंस पढ़ के रखता है, बहुत रिवीजन भी करके रखता है, फिर भी एक एंग्जाइटी रहती है कि क्या होगा, होगा नहीं होगा। तो जो डर होता है एग्जाम के पहले, जो फोबिया होता है, उसको कैसे मैनेज किया आपने कि हाँ प्रीलिम्स आ रहा है, कॉन्फिडेंस बनाए रखा अपने आप में? पर ये पूरा प्रोसेस मैंने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था, आफ्टर माई प्रीलिम्स ही, क्योंकि मुझे ऐसा एक एक वो चीज होती है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है अपने आप पे, तो तुम
कर जाओगे आराम से, यू वोंट टेक प्रेशर ऑन एनीथिंग, स्ट्रेस नहीं होगा आपको। तो जब मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ तो उस चीज का जब मुझे धक्का लगा, उसके बाद में फिर मैंने वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग चालू करी कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ। मैं हर दिन अपने आप को ये करती थी कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ। फिर मेरे पेरेंट्स मुझे से बहुत सपोर्ट करते थे कि नहीं तू कर लेगी, बस अपनी पढ़ाई करो। तो ये जब चीजें तुम बार बार रेपिटेटिवली सोचते हो फॉर 3 और 4 मंथ्स के लिए कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ कॉन्फिडेंस, तो वो अपने आप एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहता है। तो एग्जाम के आसपास आते आते मेरे में वो फियर खत्म हो गया था कि नहीं मुझे मैं मेरे से नहीं होगा ये। तो मेरे को ये पता था कि मुझे करना तो है ही बाय हुक और क्रुक। तो जस्ट लेट्स गो इन विथ अ कूल एटीट्यूड, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में है कि आप एकदम काम रहिए, जी। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस से सब कुछ आपका खराब हो जाता है। और एक और चीज ध्यान रखिए कि आपने इतनी पढ़ाई करी है तो वो पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं होगी, आप हमेशा अच्छा करके आओगे। तो कामनेस एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पे। आपने प्रीलिम्स और के बाद में फिर मेंस का करा, हालांकि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में मेंस को फोकस किया था, फिर भी प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ड्यूरेशन काफी कम होता है, आपको ज्यादा नया पढ़ने की लिबर्टी नहीं होती है, आप मोस्टली रिवीजन पे फोकस करते हो या आंसर राइटिंग फोकस करते हो। फिर भी आपने क्या किसको प्रायोरिटी ज्यादा दी कि हाँ मेरे पास इतना लिमिटेड समय है मेंस के लिए, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी मेंस को लेकर? सर इस बार के एग्जाम में तो बहुत टाइम बहुत ही कम था, 2 मंथ का टाइम मिला था। तो उसमें मैंने मेरी स्ट्रैटेजी तो एक ही थी क्योंकि सब कुछ कवर नहीं हो पाता उसमें। तो मेरी स्ट्रैटेजी एक ही थी कि आई विल गिव टेस्ट, और उससे फिर मैं अपने आप को क्रॉस एनालाइज करूंगी कि मेरे को कितना नहीं आता, मेरे को क्या क्या चीजें कवर करनी है। तो आई यूज टू गिव टेस्ट, आई यूज टू हाईलाइट कि मुझे क्या क्या एरिया पढ़ना है। देन आई यूज टू गिव टेस्ट अगेन। तो रेपिटेडली जब मैंने ये चीज करी तो मेरा कोर्स अपने आप ही कवर होने लगा। तो मैंने ज्यादा तैयारी अपनी टेस्ट के थ्रू करी है। तो इस चीज में मेरे मेरे फ्रेंड ने भी हेल्प करी है, एक मेरा फ्रेंड था मेरे साथ पढ़ता था, तो हम दोनों ये चीज करते थे। तो वी यूज टू गिव टेस्ट अलग अलग, तो और हम एक दूसरे का एनालाइज करते थे। तो और हम एक दूसरे की गलतियां हाईलाइट करते थे कि क्या हम मिसिंग है, तो हमने साथ पढ़ाई करी थी। तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। पर मैंने अपनी मेनली पढ़ाई, क्योंकि टाइम कम था और एक टेस्ट देने थे सारे, तो मैंने फिर टेस्ट के थ्रू ही अपनी सारी पढ़ाई करी है आफ्टर प्रीलिम्स। तो नेहा, जैसे कि मार्क्स आउट हो चुके हैं, तो आपने अभी मार्कशीट देखी अपनी मेंस की? हाँ सर। कौन सा पेपर आपको लगा कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छा गया? सर मेरा ऑप्शनल का फर्स्ट पेपर मेरे को लगा काफी अच्छा गया है मेरा। और जीएस में? सर जीएस में मैंने जैसा सोचा था ऑलमोस्ट वैसे ही आए हैं, क्योंकि मेरे टेस्ट में ऑल्दो से ज्यादा आते थे, पर आई न्यू कि इतने ही आएंगे मेरे। और ऐसे में भी मतलब मेरा सेटिस्फैक्शन ही है कि 128 दे दिए, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। बट अगर मैं पेपर्स में देखूं तो मेरे को ऑप्शनल का पेपर 1 मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैंने काफी अच्छा करा है उसके अंदर। तब जब मैं दूसरे ऑप्शनल के मार्क्स देखती हूँ तब तो तो उस चीज से मैं काफी खुश हूँ। जनरली लोगों में एक्सपीरियंस में ये होता है कि जनरली आप जीएस प्रिपेयर करते हो तो आप ये मान के चलते हो कि हाँ इससे ऐसे कवर हो जाएगा, और ज़्यादा वो लोग इतना फोकस देते नहीं हो। तो आपने ऐसे के लिए अलग से डेडिकेटेड अप्रोच रखा, डेडिकेटेड आपने प्रायोरिटी दी उसको, या कैसे आपने उसको रखा कि हाँ मेरे को ऐसे के लिए पर्टिकुलर रखना है, क्योंकि वो 250 मार्क्स का अपने आप में एक पेपर है, इट्स नॉट जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ जीएस। मैं लिखने में इतना ज्यादा अच्छी थी नहीं पहले, ऐसे ऐसे मैं हमेशा डरती थी और वो बहुत सारे लोग के साथ होता है। बट मेरी ऐसे की एक अलग स्टार्ट, मैंने पढ़ाई अलग से नहीं करी ऐसे के लिए क्योंकि सब कुछ कवर हो जाता है ऑलरेडी। मैंने कुछ मटेरियल रेफर किया था इधर उधर से, बट मतलब मैंने कुछ अलग से करा नहीं उसके लिए। तो उसके लिए मैं ये करती थी कि आई यूज टू एनालाइज टॉपर्स के, पास्ट ईयर टॉपर्स के जो भी उन्होंने ऐसे लिखे हुए हैं, और मेरे जो पीयर्स जो मेरे साथ पढ़ रहे थे उनका भी ऐसे पढ़ती थी। तो उससे तुम्हें आइडिया लगता था कि तुम किस तरह से अप्रोच करो ऐसे को, फिलोसफिकल ऐसे स्पेशली। तो हाँ। फिर मैं अपने जो भी मैंने उनमें भी यही किया कि मैं पहले टेस्ट देती थी, मेरे मार्क्स नहीं आते थे अच्छे, तो आई यूज टू एनालाइज कि मैं क्या क्या करना है उसमें। तो मैं पेपर में ही लिख देती थी रेड पेन से कि मुझे क्या करना है इसमें क्या, और मैं लिख सकती थी। तो फिर ऐसे धीरे धीरे बिल्डअप हो, और फिर आई यूज टू शेयर माई ऐसे विद अमंग माई पियर्स, और मेरे जो भी सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी पोस्टेड है, तो ये दे यूज टू गिव मी देयर इनसाइट्स। तो उसी तरह से फिर मेरा ऐसे प्रिपेयर हुआ था। एक और पेपर है जीएस 4 एथिक्स, तो इसमें भी मतलब लोग बोलते हैं कि ये ओपन एंडेड पेपर है, बहुत जनरल पेपर है, इसमें कोई एक स्टैंडर्ड पर्टिकुलर बुक नहीं है जिसको पढ़ के आप ये बोलो कि हाँ इससे मेरे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो हर एक टॉपर्स की या हर एक जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है पेपर 4 को लेके। आपके केस में वो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी क्या थी कि ऐसे को मैं ऐसे अप्रोच करूंगी?
सर एथिक्स को, सॉरी। हाँ सर, एथिक्स में मैंने प्रीलिम्स से पहले तो कुछ नहीं कर रखा था। आफ्टर मतलब बिफोर माय फर्स्ट प्रीलिम्स, तो जैसे मेरा पहला प्रीलिम्स नहीं हुआ तो फिर मैंने एथिक्स का सबसे पहले जो भी स्टैंडर्ड बुक लेक्सिकॉन है, तो मैंने उसको एज अ रीडिंग मटेरियल उठाया कि मैं आई वांटेड टू गिव ओवरव्यू कि पेपर है क्या ये। तो ओके। उससे पहले आई वाजंट इवन अवेयर कि पेपर में मुझे क्या क्या कवर करना है, तो आई गिव अ जर्नल रीडिंग टू द बुक। उसके बाद में मैंने कुछ कोचिंग मटेरियल का कुछ पर्टिकुलर मटेरियल उठाया हर एक टॉपिक का, और उसके थ्रू फिर मैंने वो पढ़ाई करी। और फिर सर अगेन मैंने फिर वही चीज करी कि आई गिव टेस्ट, और ओके। टेस्ट से फिर मुझे वापस से वो रियलाइज हुआ कि क्या क्या मिसिंग है उसके अंदर। तो फिर वैसे ही फिर मेरा एथिक्स भी मैंने वैसे ही प्रिपेयर किया है। मैंने कुछ कोचिंग मटेरियल लिया, कुछ खुद के नोट्स बनाए, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी, और फिर ऐसे मिक्स ऑफ एवरीथिंग। कैसे आपने कुछ एग्जांपल्स के कुछ नोट्स बनाए? कुछ बच्चे पर्सनल एग्जांपल को ज़्यादा फोकस रखते हैं, कुछ सोशल फॉर एग्जांपल, पॉलिटिकल एग्जाम, ऐसे कुछ एग्जांपल्स की आपने लिस्ट या कोई कंपाइलेशन बनाई थी? सर हाँ मैंने बनाई थी। जैसे हम मैं अपन पेपर पढ़ते हैं तो उसमें कोई एग्जाम्पल आता है। एक एग्जाम्पल था दिल्ली में वाटरमैन का, तो विच वाज वेरी मतलब इंसाइटफुल। तो मैंने इस तरह की काफी सारी चीजें, मतलब मैंने 7-8 एग्जाम्पल कलेक्ट किए थे हर एक अलग अलग इशू पे। तो जैसे कि तुम्हें हेल्प मिल जाए अगर इफ यू वांट टू राइट एन स्टोरी या बीच में कनेक्टिंग पॉइंट। तो मैंने कलेक्ट की थी, और फिर उसके बाद में जैसे लोग कोट्स भी कलेक्ट करते हैं, तो मैंने भी कुछ, क्योंकि सारी कोट्स याद नहीं हो सकती, तो मैंने फिर उसमें भी टॉपिक वाइज सबके कोट्स दो तीन पढ़ लिए थे। और फिर मैंने फिर जैसे जो थिंकर्स होते हैं उनकी भी मतलब एक दो लाइन मुझे कोई याद रह जाए तो मैंने एक दो लाइन अलग से लिख ली उसमें भी। और फिर मैंने सर जो सोशल इश्यूज थे उनके भी कुछ कुछ डेटा पॉइंट्स, ऑल्दो एथिक्स में हम डेटा लिखते नहीं है बट ऐसे में वो काम आते हैं। तो मेरी ऐसे की जो प्रेपरेशन थी वो मैंने एथिक्स में भी यूज करी थी। जो भी कोट्स वगैरह तुम्हें करना है, या फिर कोई पोएम की 2 लाइन आपको याद रह जाए, ऐसा कुछ आपको याद रह जाए, तो इस तरह से मैंने भी कुछ कुछ चीजें कलेक्ट करी थी जस्ट बिफोर माई एग्जाम। तो वो चीज मुझे काफी हेल्प करी है। नेहा, एक चीज हम देख रहे हैं आजकल कि एक इंटरनेट से जो स्टडी कर रहे हैं, एक चारों ओर मतलब एक इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो रही है। बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। तो उन सब सोर्स को खासकर करंट अफेयर के लिए, तो इतना करंट अफेयर को आपने मैनेज कैसे किया? प्रायोरिटी कैसे दी कि हाँ मेरे को इतना ही पढ़ना है, या इतनी ही मेरी रिक्वायरमेंट है, या मैं इतना इसी को यूज करूंगी? तो आपने वो कैसे रेगुलेट करा? सर मैं न्यूज़पेपर तो रेगुलरली पढ़ती थी। आई डिड नॉट स्किप अ सिंगल न्यूज़पेपर किसी भी दिन का। और मैं उनको कलेक्ट नहीं करते जाती थी। आई यूज टू गिव रीड पेपर मतलब उसी दिन ही। मैं वेट नहीं करती थी नेक्स्ट दिन का। तो रेगुलरली पेपर में पढ़ रही थी। तो आई वॉज अवेयर ऑफ द ऑल द इश्यूज जो भी क्या चल रहा है अपने आसपास। और फिर सर मैं नोट्स नहीं बनाती थी पेपर से, क्योंकि वो मुझे फिर ऐसा होता था कि मैं काम रेपिटेटिव कर रही हूँ। तो राइट। मैं नोट्स नहीं बनाती थी। फिर एट द एंड ऑफ द मंथ जो मैगजीन्स आती थी, जो मंथली, एक भी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप रेफर कर लो, एवरीथिंग इज इक्वल क्योंकि मटेरियल सब में सेम सा ही होता है। तो आप कोई भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का ले लो, मंथली मैगजीन पढ़ती थी मैं एट द एंड ऑफ द मंथ। और उसको भी मैं मतलब आई यूज टू कंप्लीट दैट इन वन गो, कि एक दिन मैं सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ूंगी एक मंथ का। जैसे कि मैं, और जब तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी मस्ट, क्योंकि उससे आप राइट। कनेक्ट कर पाते हो जो भी आपका करंट अफेयर्स में भी आ रहा है मैगजीन में। तो मैं भी फिर वही करती। आई यूज टू रीड मंथली मैगजीन्स करंट अफेयर्स में। नेहा, और मेंस को लेके एक ये है कि मेंस में लोग काफी सारे टॉपर्स और टीचर्स भी ये बताते हैं कि आंसर राइटिंग इज मस्ट। तो आंसर राइटिंग को लेके आपने क्या एक स्ट्रेटेजी फॉलो करी, या फिर ये कि आंसर राइटिंग कुछ एक्सपीरियंस करते हैं कि डेली 4-5 आंसर लिख के देखना, क्योंकि उसमें आपके पास टाइम होता है तो आप अपने अच्छे आंसर को अच्छे से क्राफ्ट कर सकते हो? या फिर कुछ बच्चे एक्सपीरियंस होते हैं जो पूरा मॉक पेपर देने पे बिलीव रखते हैं कि नहीं, मॉक पेपर ज्यादा दूंगी ताकि उससे मैं अपने आप को एडजस्ट कर सकूँ एग्जाम एटमोसफेयर में? तो आपका पर्टिकुलर स्ट्रेटजी कहाँ पे ज्यादा इंक्लाइन थी? सर मैंने भी वो चीज ट्राई करी थी इनिशियली, टू राइट 2 आंसर्स एवरी डे। बट आफ्टर सम टाइम इट बिकेम रेपिटेटिव, और उससे फिर मेरे को कुछ गेन नहीं हो रहा था। तो मतलब आई फाउंड दैट फॉर मी पर्सनली, मैं सबका नहीं कह सकती, बट मेरे लिए वो थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा था। ओके। सबके लिए नहीं होता, मैं अपना बता रही हूँ। राइट, राइट। तो मेरी स्ट्रैटेजी तो ये थी कि मैं आई विल रीड, बट मतलब मैं कोई डे फिक्स करूंगी कि मैं 3-4 दिन पढ़ूंगी, फिर आई विल गिव अ टेस्ट। और फिर जैसे मैं टाइम सेव करने के लिए आई यूज टू गिव 2 टेस्ट इन अ डे, कि एक सुबह दे लिया, एक दिन में देख लिया, जैसे जो एग्जाम पैटर्न होता है अपना उसी तरह से। तो या फिर अगर कभी कभार कुछ मेरा डिफरेंस हो जाए तो मैं सुबह जीएस का पेपर देती थी अपना, शाम में मैं ऑप्शनल का पेपर देती थी टू ओके। सेव टाइम।
क्योंकि हम वैसे भी पेपर देते हैं तो वो दिन हमारा जाता ही जाता है पूरा। तो टू सेव टाइम मैं 2 पेपर देती थी, फिर देन आई बी सेटिस्फाइड कि अब और दिन में मुझे कुछ नहीं करना है, गिव 2 पेपर्स। तो मेरी स्ट्रैटेजी तो यही थी कि मैं आई यूज्ड टू रीड फॉर अ लिमिटेड टाइम, देन आई यूज्ड टू गिव टेस्ट। कुछ रह जाता था उसमें मुझे पता चल जाता था ये कमी है, देन आई यूज्ड टू रीड अगेन, और ऐसे ही फिर मेरा वो प्रोसेस चलता रहा। राइट। नेहा, आपका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है, तो आपका बैकग्राउंड भी इकोनॉमिक्स में है, तो आपने यूपीएससी में इकोनॉमिक्स था, इकोनॉमिक्स लेने का विचार था, या आपके पेरेंट्स थे कि नहीं इकोनॉमिक्स आप ऑप्शनल ले सकते हैं? आजकल एक पेरेंट्स में एक क्रेज है कि हमारे बच्चे को यूपीएससी करवाना है, तो उसी हिसाब से वो मोल्ड करते हैं अपने बच्चे को कि पहले 11th-12th में भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट दिलाते हैं, या वो फिर ग्रेजुएशन भी उसी सब्जेक्ट में करते हैं। तो यूपीएससी को लेकर वो ऑप्शनल था, और आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था, या फिर आपने सोचा कि नहीं इकोनॉमिक्स मेरा अच्छा है इसलिए मैं ऑप्शनल रखूंगी इकोनॉमिक्स को? सर मेरा ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में है, मैंने बीएस और एमएस दोनों उसी में कर इकोनॉमिक्स में कर रखी है। और सर मेरा पेरेंट्स का तो कोई रोल नहीं था, उन्होंने मेरे पे छोड़ दिया था कि तुझे जो भी आपको जो भी करना है आप करिए। तो मेरा इकोनॉमिक्स में पर्सनली इंटरेस्ट था क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाई कर रखी थी इकोनॉमिक्स में। तो आई फाउंड कि अगर मैं जब पढ़ ही रखा है तो मैं फिर व्हाई नॉट यूटिलाइज इट। करेक्ट। तो इट विल हेल्प मी मतलब इन माय प्रोसेस। तो और इकोनॉमिक्स में मेरा पर्सनली बहुत इंटरेस्ट भी था ऑप्शन लेने में। तो और मेरा कोर्स भी बहुत अलाइन था, ऑल्दो मेरे को बहुत सारे सब्जेक्ट्स नए पढ़ने भी पड़े थे, बट सर पर्सनल डिसीजन था ये मेरा कि मेरे को इकोनॉमिक्स ही करना है। तो नेहा, एक चीज इकोनॉमिक ऑप्शनल में देखी जाती है कि बहुत एक स्टैंडर्ड बुक नहीं है, बहुत सारी बुक्स हैं, और पेपर वन थोड़ा सा टेक्निकल भी होता है। तो आपने इकोनॉमिक्स को कैसे मैनेज किया अपने ऑप्शनल को? तो मैंने स्टार्टिंग तो मैंने क्लासेस लेके करी, मैंने ऑप्शन की भी क्लासेस ली थी कुछ महीने। तो वहां से मुझे थोड़ी सी गाइडेंस मिली कि क्या सोर्सेस करने हैं क्या नहीं करने हैं, तो मेरे को सर ने भी मुझे काफी गाइड किया इसमें। और फिर सर मैं कुछ एक दो सीनियर थे मेरे जो इकोनॉमिक्स से पास आउट थे, मैंने उनकी भी हेल्प ली कि मेरे को टू कंपाइल माय सोर्सेज, क्योंकि सोर्सेज बहुत ज्यादा है एज यू हैव पॉइंटेड आउट। तो मैंने उनकी हेल्प ली। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये करना है ये नहीं करना। और फिर वैसे भी आप अब अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करते हो तो देयर आर सम स्टैंडर्ड बुक्स फॉर इकोनॉमिक्स ऑप्शन एज वेल। तो ओके। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तब भी आपको किसी ना कहीं किसी के ब्लॉग में या कहीं आपको मिल जाएंगी वो बुक। तो वही बुक्स मैंने भी करी है, कोई अलग से मैंने भी बुक्स नहीं करी है, वही बुक्स पढ़ी है मैंने। बट सर मेरा ऑलरेडी थोड़ा बैकग्राउंड था तो मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल गई थी समझने में लिखने में। तो मैंने भी उन्हीं सोर्सेज को रेफर किया जो स्टैंडर्ड है। फिर आप इंटरव्यू के लिए गई, तो इंटरव्यू का ऐसा कोई मोमेंट आपको याद आ रहा हो कि हाँ एक वो आप याद रखते हैं, एक मेमोरेबल मोमेंट होता है कि यार ये लाइट मोमेंट था, तो ऐसा कोई मोमेंट आप रिकॉल कर पा रही हो इंटरव्यू को लेकर? सर हाँ, एक मोमेंट था मेरे इंटरव्यू में जब मुझे एक क्वेश्चन पूछा, सिंस आई बिलोंग टू राजस्थान। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था राजस्थान इश्यूज के बारे में, हेल्थ इश्यूज के बारे में, कि आप हेल्थ इश्यूज के लिए आप क्या करेंगे। तो आई गिव अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर। तो उनको भी वो आंसर बहुत अच्छा लगा कि द वे आई प्रेजेंटेड दैट आंसर, तो ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड। नॉर्मली बोर्ड मेंबर्स डोंट शो देयर एक्सप्रेशंस, बट he was very impressed. So he gave me a very positive attitude towards my answer. So after that my interview I was boosted that yes I can do this. तो वो एक मेरे में वो था, मेरा हाईलाइट था इंटरव्यू का, ग्रेट। पॉजिटिव मोमेंट। नेहा, जैसे कि ये एक जर्नी होती है और आपने बहुत हार्ड वर्क दिया, हम हमारी तरफ से भी हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को कुछ हेल्प कर पाएं। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने ओनली आईएएस से डेफ बेस्ड क्वेश्चंस में हेल्प ली, तो आप उसको बता सकते हैं कि कैसे आपकी इस जर्नी में थोड़ा पार्टिसिपेट कर पाए या हमने कंट्रीब्यूशन दिया? यस सर, सर ओनली आईएएस ने एक डॉक सर्कुलेट किया था व्हिच दे यूज्ड टू गिव डैफ बेस्ड क्वेश्चनर। तो मैंने भी उसी में रजिस्टर किया था टू गिव गेट क्वेश्चंस एंड ऑल। तो आई थिंक सर वो एक अच्छा है क्योंकि उसमें एस्पिरेंट को एक गाइडलाइन मिल जाती है कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन वो प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके। अराउंड इट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई थिंक सर इट्स अ गुड स्टेप की, और मुझे भी उस चीज से हेल्प हुई। तो सर ये एक मतलब पॉजिटिव तरीका है टू ईज द प्रेपरेशन, द इंटरव्यू प्रेपरेशन ऑफ द कैंडिडेट। तो आई तो दैट हेल्प मी सर। ओके नेहा, तो एक चीज है कि यूपीएससी बहुत लंबी जर्नी है, हम रोज रोज अपना एक एफर्ट लेते हैं। अ, कभी अच्छी पढ़ाई होती है, कभी नहीं हो पाती है, कभी थोड़ा सा लेक ऑफ मोटिवेशन फील होता है, या फिर एक सेल्फ डाउट आने लगता है। तो वहां पे अपने आप को मोटिवेशन में रखना, अपने आप को बूस्टेड रखना कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, इट्स जस्ट अ फेज, निकल जाएगा। तो अपने आप को मोटिवेशन में आप कैसे मेंटेन रखती थी कि हाँ पढ़ना है, कोई बात नहीं?
सर मुझे किसी मेरे एक सीनियर ने एक बात कही थी कि गोल तो एक ही है, पर आप ये स्ट्रगल डेली स्ट्रगल है। आप जैसे आप टाइम टेबल बनाते हैं तो वो आप उस टाइम टेबल को इतना टाइट बनाते हैं कि आप उसके पीछे भागते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि इट्स अ डेली स्ट्रगल, आप अपना जो भी डेली का है आप उस पे रहिए, आप आगे का मत सोचिए। लार्जर पिक्चर आपको वही है कि आपको वो चीज करनी है, तो आप उसको माइन्यूट लेवल पे सोचिए कि हाँ मुझे आज का ये करना है, एंड देन बी सेटिस्फाइड कि हाँ मैंने पढ़ाई कर ली अपनी एंड आई विल डू वेल। तो आप अपनी तरीके से आप अपना हार्डवर्क करिए, रिजल्ट्स विल पे ऑफ। तो मेरी तो यही था कि मुझे, और सर इसमें सबसे ज्यादा चीज होती है कि तुम्हारे फ्रेंड्स और जो तुम्हारी फैमिली है, जो तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो मेरे केस में वो था, तो मुझे जब भी मुझे तो ऐसा होता था तो आई यूज टू शेयर, और फिर मैं फिर थोड़ा टाइम बाद मेरा स्ट्रेस दूर भी हो जाता था। देन आई वेंट बैक, और फिर क्योंकि ऐसा है कि लगे रहना चाहिए ये राइट। प्रोसेस, और आप कभी भी हार नहीं मान सकते। अब चलते रहिए, बस यही है। नेहा, जैसे हमारी बहुत बात हुई, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं सबका अलग अलग रिएक्शन होता है सोशल मीडिया को लेकर। बहुत से बोलते हैं कि नहीं, हमने सोशल मीडिया से बिल्कुल कट ऑफ कर लिया था, या कुछ बोलते हैं कि हमने रेगुलेट करके उसको यूज किया था। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा सोशल मीडिया को लेकर? मेरा तो मैंने 2019 में सोशल मीडिया छोड़ दिया था। मेरी क्लासेस मई में स्टार्ट हुई थी एंड बाय जुलाई अगस्त आई लेफ्ट सोशल मीडिया हर तरीके से। एंड आई रेगुलेटेड माय कॉन्टैक्ट्स, मतलब मैं अपनी जर्नी में कुछ 5-6 लोग थे जिनसे मैं बात करती थी, विच वर वेरी क्लोज टू मी। तो और वही मुझे, क्योंकि आप जब काफी लोगों से बात करते हैं तो किसी का पॉजिटिव होता है, किसी का नेगेटिव होता है। यू गेट इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, और तुम्हारा माइंड डाइवर्ट होता है, यू गेट इन्वॉल्व इन, मतलब थिंकिंग अबाउट वेरियस थिंग्स। तो वो चीज अवॉइड करने के लिए मैंने फिर अपना सोशल मीडिया छोड़ दिया था। तो वो एक मेरे लिए तो काफी पॉजिटिव रहा, क्योंकि मेरे को कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं था। फिर मुझे ऐसा था कि मेरा एम यही है, और सोशल मीडिया तो सर चलता रहता है। वंस यू क्लियर इट बिकेम, मतलब वापस से एक्टिव, यू कम इन द नॉर्मल लाइफ एज इफ नथिंग हैपेंड। यू जैसे आई वाज कट ऑफ फ्रॉम सोशल मीडिया फॉर 3 years, तो नाउ आई एम बैक एंड नाउ इट्स लाइक दैट नेवर हैपेंड। तो वो तो मैं तो बस यही बोलूंगी कि सोशल मीडिया कम्स एंड गोज, आप अपना पढ़ाई करिए। इफ इट, और सर ये सबके अलग अलग होता है, इफ पीपल कैन रेगुलेट इट, आप वो डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा तो गो फॉर इट, मतलब आप करिए यूज, कोई वो नहीं है फॉर अ फ्यू मिनट्स, फॉर डिस्ट्रैक्शन। तो मेरे केस में मैंने छोड़ दिया था, बट सबका अपना पर्सनल होता है इसके ऊपर व्यू। तो नेहा, जैसे कि अब अभी आपने एग्जाम क्रैक कर लिए, तो एग्जाम देने से पहले एक परसेप्शन होता है कि यूपीएससी बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है। कुछ कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन भी है कि नहीं, हमने 20-20 घंटे 18-18 घंटे पढ़ाई करी है, या फिर इतना इजी नहीं होता है, बहुत समय भी लग जाता है। तो बच्चों का जनरल क्वेश्चन होता है कि सर ये एग्जाम सच में इतनी डिफिकल्ट है क्या? तो अगर वो क्वेश्चन है तो आप उसका आंसर कैसे देंगे आप? सर हम जब बाहर से देखेंगे तो ये एग्जाम सही है, बट बहुत डिफिकल्ट दिखेगा। पर राइट। वंस यू गेट इन द प्रोसेस, आप अगर आप अपना सोर्सेज लिमिट कर पा रहे हैं, आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बना ली है, और आप अपने जो भी सिलेबस है उसको आपने बाउंड्री लगा दी है उस पे कि मेरा यही है बस मुझे, क्योंकि देयर इज एन एंडलेस थिंग दैट यू कैन डू इन यूपीएससी। तो अगर आपने वो चीजें कर ली है एंड यू लर्न द वे टू राइट। एग्जाम्स, तो फिर द एग्जाम बिकम्स वेरी इजी। नाउ आई, मतलब आई बीन थ्रू द प्रोसेस, या। तो नाउ आई कैन सी दिस। क्योंकि मैं भी एक एक्सटर्नल थी पहले, तो दैट एग्जाम स्केयर्ड मी कि ये कैसे होएगा, ये इतना बड़े लेवल का एग्जाम है, मेरे से कैसे होएगा। आई हैव नेवर बीन इन टच विद एनीवन पहले। तो एक्सटर्नली मुझे भी डिफिकल्ट लगा था, बट व्हेन आई गॉट इन द प्रोसेस आई लर्न द वेज कि कैसे क्या करना है। तो दैट देन इट बिकेम इजी, देन इट बिकेम दैट इट इज डूएबल फॉर एवरीवन। कोई आपको पहले बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, कैसा भी आपका बैकग्राउंड हो, द एग्जाम इज इक्वल फॉर एवरीवन। और मतलब इट बिकम्स इजी वंस you find a way to to understand its ways. नेहा, ये एग्जाम आप दे रही थी, इसके प्रोसेस में थी, तो कभी आपके माइंड में ऐसा थॉट आया कि हाँ कुछ प्लान बी के बारे में सोचना पड़ेगा या कुछ होना चाहिए, तो ऐसा कुछ आपके माइंड में थॉट था? सर हाँ, क्योंकि सब मेरे आसपास मेरे जितने भी दोस्त हैं, तो कोई भी मेरे साथ यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा था। जो मेरे एकदम खास दोस्त थे जो मेरे साथ कॉलेज में थे, तो they were well settled, everyone was well settled, they were either they went abroad or they were settled here. So उनको देख के मुझे लगता था कि what am I doing for these years, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही, I'm wasting my years।
और फिर उसके बाद में जब 3 साल निकल जाते हैं तो एक दिमाग में होता है कि मैं कब तक ऐसे बैठ के पढ़ाई करती रहूंगी घर पे, तो यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट प्लान बी। बट सर मेरे केस में मैंने, ऑल्दो सब लोग करते हैं, बट मैंने अपने केस में कोई प्लान भी सोच के नहीं रखा था कि मैं ये करूंगी। माई एम वॉज दिस वन एंड ओनली यूपीएससी। तो मैंने कभी सोचा नहीं, अभी तक मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि दिस वॉज माई सेकेंड अटेम्प्ट। तो मेरे को था कि मैं आई विल गो फॉर 3 अटेम्प्ट्स, अगर नहीं हुआ देन आई विल गो फॉर समथिंग एल्स, आई विल आइदर गो फॉर हायर स्टडीज। मेरा हायर स्टडीज में था, तो ओके। बस था कि अगर मैं आई विल गिव 3 अटेम्प्ट्स, नहीं होता है तो देन आई विल गो फॉर द हायर स्टडीज। नेहा, एक एक क्वेश्चन और था कि जैसे आजकल आप यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में बहुत सारे आईएएस आईपीएस के एंट्री वीडियोस बहुत वायरल होती हैं, कुछ वेडिंग्स फंक्शन बहुत वायरल होते हैं आईएएस आईपीएस को लेकर, तो उनसे लोग बहुत इंस्पायर होते हैं, उनसे मोटिवेट होकर आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, तो उस ट्रेंड को लेकर आपके मन में क्या थॉट्स हैं? सर मेरे मन में तो यही थॉट है कि आईएएस आईपीएस वो एक वन टाइम फीलिंग होती है टू सी समवन इन दैट पोजीशन, और वो जो हम बोलते हैं ना वर्दी से हमें वो जो मोटिवेशन मिलता है विच इज वेरी गुड, वो मेरे को भी मिलता था। बट सर एक यूपीएससी क्लियर करने के लिए और एक ऑफिसर बनने के लिए एक इनर ड्राइव होनी चाहिए। वो तो ये करेक्ट। एक्सटर्नल ड्राइव हो गई, एक इनर ड्राइव होनी चाहिए कि हमें ये चीज करनी ही क्यों है। तो करेक्ट। अगर इफ दैट इज मिसिंग और आप बस वो आप उन एक्सटर्नल चीजों से खुश हो रहे हो, तो दैट दैट इट हैज अ टाइम लिमिट टू इट। आप एक टाइम तक ही खुश होंगे। आप अगर आप स्ट्रेस में चले गए तो एक इनर मोटिवेशन है, वो आपको स्ट्रेसफुल टाइम में हेल्प करेगा। तो सर राइट। मेरा तो यही व्यू पॉइंट है कि आप अपनी एक इनर ड्राइव भी रखिए उसके साथ साथ। तो नेहा, अगर आप एक मैसेज देना चाहें जो एस्पिरेंट्स अभी इस साल अटेम्प्ट देने वाले हैं या नेक्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो आपका उनको क्या मैसेज होगा? मेरा तो यही मैसेज होएगा कि हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ एंड इन योर हार्ड वर्क। द एग्जाम इज एज इजी इफ यू थिंक इट इज इजी। तो आप बस कॉन्फिडेंस रखिए और आप बस अपना हार्ड वर्क करिए, द रिजल्ट्स विल कम थ्रू। आप पीछे का मत सोचिए, आगे का मत सोचिए, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन। आप बस जस्ट बिलीव इन योर हार्ड वर्क। तो मैं तो यही बोलूंगी सर सबको कि हैव कॉन्फिडेंस। It was nice talking to you. It was very valuable for our experience. And thank you आपने इतना time share किया. And once again, congratulations for your success from our only as team. And all the सर best for future endeavors. So it was really nice talking to you too. And I wish all the aspirants very good luck for their exams. And I know that they will do well. Thank you. Thank you Thank you, so much, Neha. sir. Thank Thank you. you.